कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टियानलिन और युनफेई फाइनली आमने सामने आ गए। टियानलिन तो इस बंदी पर से नजरें भी हटा नहीं पा रहा था। मीनवाइल युनफेई ने जो चाय ऑफर की थी उसे टियानलिन यानशिया के हाथ बिल्कुल भी लगने नहीं देता, जिसके चलते यानशिया उसका दुश्मन बन गया। साथ ही टियानलिन को पता चला कि युनफेई की बॉडी में पॉइजन काफी हद तक बढ़ चुका है। इनफैक्ट वो पॉइजन उसकी कोर तक पहुंच चुकी थी, इसलिए टियानलिन उसे अपनी क्योस पावर का यूज करते हुए हील करना शुरू कर देता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से थी जहाँ पर टियानलिन युनफेई को हील कर रहा था। वो उसे बता रहा था कि ये पॉइजन काफी दिनों से तुम्हारी बॉडी में लगातार जमा होते जा रहा, अगर इसे जल्दी से हटाया नहीं जाए तो हो सकता है कि ये तुम्हारी कोर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दे। हालांकि मैंने अपनी क्योस पावर का यूज करते हुए फिलहाल के लिए इसे सप्रेस कर दिया, लेकिन इस पॉइजन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। ये काम एक दिन में तो कंप्लीट नहीं हो सकता, तो मैं चाहता हूँ कि इस दौरान तुम बिल्कुल भी मेडिसिन का यूज मत करो। तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है, तभी जाकर मेरी क्योस पावर तुम पर असर दिखाएगी। अब आज के लिए मुझे इजाजत दो, मैं जल्दी दोबारा से वापस आकर तुम्हें हील करूंगा। लेकिन इस पर युनफेई कोई जवाब नहीं दे रही थी। वहीं पर टियानलिन भी कंफ्यूज था कि आखिर युनफेई उसे कोई जवाब क्यों नहीं दे रही। और उतने में वो युनफेई को केयरफुली ऑब्जर्व करता है। उसे पता चला कि ये बंदी तो सो गई और उसकी ये हरकत देखकर टियानलिन को उस पर और भी ज्यादा प्यार आने लगा, इसलिए वो वहाँ की कैंडल्स बुझाते हुए सीधे अपने घर की तरफ रवाना हो गया। यहाँ पर टियानलिन इंसिडेंट के सीक्वेंसेस को लेकर काफी ज्यादा परेशान था। वो सोचता है कि अगर पास्ट की मेमोरीज को केयरफुली ऑब्जर्व किया जाए तो मैं इंपीरियल कैपिटल 7 साल पहले आ गया, जबकि ये इंसिडेंट तो 7 सालों के बाद होना चाहिए था। प्रीवियस लाइफ में भी मैंने युनफेई के पॉइजन को क्योर किया था, लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि उस वक्त युनफेई का पॉइजन इतना सीवियर बिल्कुल नहीं था। मगर इस बार सिचुएशन अलग है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये टाइम फ्रेम इतनी डिस्टर्ब कैसे हो गई। अब टियानलिन अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी एक बंदा उसके सामने आ जाता है। वो कह रहा था, ब्लड वुल्फ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मुझे तो लगा ही नहीं था कि टी हाउस में तुम इतना सारा वक्त जाया करोगे। जिस पर टियानलिन कंफ्यूज होते हुए कहने लगा कि भाई तू कौन है, ये तो मैं नहीं जानता, क्या तू मुझे अपना नाम बता सकता है। तो बंदा अपना पाँव पटकते हुए डोमिनेंस साबित करके कहने लगा कि तुम इंपीरियल कैपिटल के 10 जीनियस के बारे में तो जानते ही होंगे, तो मैं उन्हीं में से एक हूँ। मेरा नाम है यानशाओ। जिस यानशिया को तुमने टी हाउस में बुली किया था, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। जिस पर टियानलिन कह रहा था, अच्छा अब मैं समझ गया, शायद तुम यहाँ पर यानशिया का बदला लेने आए हो। मुझे तो लगा ही नहीं था कि वो बंदा मेरे बारे में तुम्हारे कान भरेगा। कल्टीवेशन की दुनिया में ऐसी छोटी मोटी बातें चलती रहती है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुमने इस मसले को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए। जिस पर शाओ कह रहा था कि भले ही मेरा छोटा भाई यानशिया एक लूजर है, लेकिन है तो वो मेरा छोटा भाई। इस दुनिया में मेरे अलावा कोई और उसे परेशान करे, ये बात मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अब यहाँ पर शाओ ने अपने शुरिकन फैन को समन कर लिया। इधर टियानलिन की नेट स्पिरिट ने शाओ की सारी बातें सुन ली थी। वो कहती, मास्टर ये बंदा तो काफी ज्यादा घमंडी लग रहा, मगर टियानलिन को तो इसके एरोगेंट नेचर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो टियानलिन उससे कहने लगा कि अब काफी ज्यादा रात हो चुकी है, अगर तुम वाकई मुझसे रिवेंज लेना चाहती हो तो कल सुबह उलोंग रेसिडेंस पहुँच जाना। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कल ही मैं तुम्हारी इस अकड़ को खत्म कर दूंगा। जिस पर शाओ कहने लगा कि तेरे जैसा मामूली नेशन से बिलोंग करने वाला बंदा मुझे हुक्म नहीं दे सकता। अगर मैं बैटल की डिमांड कर रहा हूँ तो तेरी इतनी औकात नहीं कि तू मुझे रोक पाए। और इतना कहते साथ ही उस बंदे ने टियानलिन पर एक जोरदार अटैक कर दिया, जिसके चलते वहाँ पर एक एक्सप्लोजन हो चुका था। हालांकि इसमें टियानलिन का बाल भी बाका नहीं हुआ। वो शाओ से कह रहा था कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बोला है, अगर तुम्हें रिवेंज लेना है तो कल आ जाओ, कल के दिन मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा। लेकिन अगर बात आज की जाए तो मेरा बैटल करने का कोई मूड नहीं। मगर शाओ कहाँ ही उसकी सुनने वाला था। उस बंदे ने तो टियानलिन को सबक सिखाने के लिए अपनी इन स्प्रिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया, जिससे वहाँ पर कई सारे आइस लैंसेस क्रिएट हो चुके थे। यहाँ पर टियानलिन फटाफट से उसके अटैक को डॉज करते हुए सोचने लगा कि वाकई ये बंदा एक जीनियस है, चाहे फिर बात इसके कॉम्बैट एक्सपीरियंस की जाए या फिर मार्शल फाउंडेशन की। इसने तो इन दोनों चीजों में महारत हासिल की है। हमारे फ्लेम क्लाउड नेशन के जीनियस तो इसके पाँव की धूल के बराबर भी नहीं होंगे। वही
यहीं पर शाओ टियानलिन से कह रहा था कि चलो देखता हूँ तुम कब तक मेरे अटैक को डॉज करोगे, और उतने में उस बंदे ने इन स्प्रिंग आई टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। साथ ही साथ टियानलिन को बताने लगा कि हमारे इंपीरियल कैपिटल के 10 जीनियस में से बस 3 के पास ही हेवनली टायर डेस्टिनी सोल्स हैं। तुम यूँ समझो कि मेरी इस डेस्टिनी सोल के हाथों मारे जाना तुम्हारी खुशकिस्मती होगी, क्योंकि मैं अपनी ये पावरफुल टेक्निक ज्यादा लोगों के खिलाफ यूज नहीं करता। और फिर उस बंदे ने अपनी स्प्रिंग आई का यूज करते हुए टियानलिन पर एनर्जी से एक जोरदार हमला कर दिया। वो एनर्जी फ्लो बड़ी ही तेजी के साथ टियानलिन की तरफ आगे बढ़ रहा था, इसलिए अब टियानलिन भी अपनी कियोस पावर को एक्टिवेट करने लगा। इन दोनों के दरमियान हमें एक जबरदस्त क्लैश देखने को मिला, जिसके चलते वहाँ मौजूद सारा इलाका इससे कवर होने लगा। और फिर देखते देखते टियानलिन भी पूरी तरह से इस फ्रॉस्ट में जम चुका था। उसकी ऐसी हालत देखकर शाओ कह रहा था कि पता नहीं लोग तुम्हें जीनियस क्यों बुलाया करते थे, तुम तो मेरी एक ही मूव में मारे गए। साथ ही तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे कॉन्टिनेंट के जीनियस किसी काम के नहीं। और अब शाओ यहाँ से वापस जाने ही वाला था कि तभी टियानलिन ने अपनी ट्रू फायर का यूज करते हुए वहाँ पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया, जो देखकर ही शाओ की तो मानो होश उड़ गए। यहाँ पर टियानलिन हवा में फ्लोट करते हुए उससे कहने लगा कि मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे फाइट नहीं करनी, और यही बात मैंने तुम्हें एक बार नहीं बल्कि बार बार समझाई थी, लेकिन तुम अपनी जिद पर अड़े रहे। तुम्हें लगा होगा कि मैंने फाइट के लिए इसलिए मना किया क्योंकि मुझे तुमसे डर लग रहा, लेकिन असल में तो मैं बस इस सिटी के रूल्स को फॉलो कर रहा था। मैं यहाँ पर अननेसेसरी अट्रैक्शन क्रिएट करना नहीं चाहता। साथ ही साथ टियानलिन का रेड ड्रैगन भी वहाँ पर आ चुका था, जो कि टियानलिन के ब्लेड में अपनी पावर्स ऐड कर देता है। टियानलिन कह रहा था कि तुम बार बार मरने की इच्छा जाहिर कर रहे हो, तो क्यों ना मैं तुम्हारी ये विश पूरी कर दूं। जिस पर शाओ जवाब देते हुए कह रहा था कि मुझे तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा पसंद आया। यकीन मानो मैं कोई लूजर नहीं जिसे तुम आसानी से निपटा सको, मगर हाँ तुम अपनी किस्मत को आजमा सकते हो। और अब यहाँ पर वो अपनी इंस्पिरिट आई से कुछ लैंसेस बाहर निकालना शुरू कर देता है, मगर टियानलिन ने एक ही झटके में उसके उस मूव को डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही साथ उस शाओ के एकदम करीब आ चुका था। अगर वो चाहता तो शाओ का किस्सा यहीं पर खत्म कर देता, लेकिन उसने शाओ पर नहीं बल्कि उसकी स्पिरिट आई पर अटैक कर दिया। यहाँ पर शाओ को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी डेस्टिनी सोल टियानलिन के सामने फेल हो गई, जिसके चलते वो गुस्से में आकर अपनी एक्सट्रीमली पावरफुल टेक्निक को एक्टिवेट करने वाला था, लेकिन तभी उस पर हेवनली प्रेशर रिलीज होने लगा। वेल यहाँ पर एक एल्डर की एंट्री हो गई थी जिसका नाम है हान, और ये युनफेई का मास्टर था। अब यहाँ पर एल्डर हान शाओ को डांटते हुए कहने लगे कि हमारे टी हाउस के सामने लड़ाई झगड़े करना अलाउड नहीं, तुम तो इस सिटी के जीनियस हो, तो तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए। यहाँ पर शाओ तो एल्डर हान के हाथों बुरी तरह से सप्रेस हो रहा था, इसलिए तुरंत एल्डर हान के सामने माफी मांगते हुए कहने लगा कि मुझसे गलती हो गई, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं दोबारा से कभी ऐसी गुस्ताखी नहीं करूँगा। जो सुनकर मास्टर हान ने अपने हेवनली प्रेशर को हटा दिया। साथ ही वो शाओ को धमका रहे थे कि आज रात यहाँ पर जो कुछ भी हुआ तुम उसका जिक्र किसी के सामने नहीं करोगे। वेल अब यहाँ पर शाओ को टियानलिन पर गुस्सा तो बहता रहा था, मगर एल्डर हान के वहाँ होने की वजह से वो बंदा पूरी तरह से मजबूर है। तो फाइनली वो एल्डर हान की बात मानकर वहाँ से रवाना हो गया। अब उसके वहाँ से जाने के बाद एल्डर हान टियानलिन से बात करने के लिए पहुँच गए। वो टियानलिन से कहने लगे कि मेरे दोस्त, मैं तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो कम होगा। तुमने मेरी डिसाइपल युनफेई की क्रॉनिक इलनेस को हील किया है। मैंने जाने कब से युनफेई की तबीयत को लेकर परेशान था, मगर आज तुम्हारे इंटरवीन करने की वजह से मुझे थोड़ी सी राहत मिल गई। और इतना कहते साथ एल्डर हान ने कियोस जेड रिंग्स को समन कर लिया। वो टियानलिन से कहने लगे कि ये मेरी तरफ से एक थैंक यू टोकन समझकर रख लो, मुझे उम्मीद है कि ये ट्रेजर तुम्हारे काम आएगा। हालांकि टियानलिन उस जेड रिंग को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि उसे यहाँ पर एक गड़बड़ी महसूस हो रही थी। इनफैक्ट उसके हेजिटेशन को एल्डर हान ने भी पहचान लिया, इसलिए वो तुरंत ही टियानलिन से पूछने लगे कि बताओ क्या मसला है, तुम मेरे गिफ्ट को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे। तो टियानलिन उन्हें बताने लगा कि आपकी ये कियोस जेड रिंग काफी ज्यादा स्पेशल है, मगर ये उन्हीं लोगों के लिए यूजफुल होंगी जो वे ऑफ कियोस को प्रैक्टिस करते हैं। दूसरे कल्टीवेशन बेस वाले कल्टीवेटर्स कभी भी ऐसे ट्रेजर को जमा नहीं करते। फिर आपके पास ये ट्रेजर कहाँ से आ गया? साथ ही आपने एकदम सही वक्त पर एंट्री मारी, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि आप ये जेड रिंग लेकर एकदम सही टाइम पर यहाँ कैसे आ गए? आप टियानलिन के सारे सवाल सुनकर एल्डर हान भी
थोड़ा सा हैरान था। वो कहता है शायद मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा सकता। दरअसल मैं मेरी डिसाइपल यूनफे की इलनेस को लेकर कई सालों से परेशान हूँ। मैंने उसे हील करने के लिए हर एक पॉसिबल तरीका अपनाया, फिर भी उसमें नाकाम रहा। मुझे तो लग रहा था कि शायद मैं कभी भी यूनफे को हील नहीं कर पाऊंगा, मगर फिर हाल ही में मेरी एक मास्टर से मुलाकात हुई। उसी मास्टर ने मुझे बताया कि बस केओस पावर ही यूनफे की इंजरीज को हील कर सकती है और उसे बचाने वाला बंदा जल्दी यहाँ पर आ जाएगा। तो आज तुम्हें यहाँ देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि उस मास्टर की भविष्यवाणी बिल्कुल सही थी। तुम्हारे पास केओस पावर की यूनिक एबिलिटी है और तुमने खुद होकर यूनफे को काफी हद तक हील भी कर दिया। उस मास्टर से बात करने के बाद ही मैंने इन केओस जेड रिंग का तोहफा प्रिपेयर किया था, ताकि जब वो सेवियर यूनफे को बचाए तब मैं उसका प्रॉपरली शुक्रिया अदा कर पाऊँ। तो तुमने भी मेरा यकीन करना चाहिए कि इसके पीछे मेरी कोई इवल चाल नहीं। अब यहाँ पर टियानलिन एल्डर हान से उस मास्टर के बारे में पूछने लगा। उसे जानना था कि उसके आने से पहले ये भविष्यवाणी किसने की होगी। तो एल्डर हान जवाब देते हुए उसे बता रहे थे कि मैं उस मास्टर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो बंदा हेवनली फेट पैलेस से बिलोंग करता था। यहाँ पर हेवनली फेट पैलेस का जिक्र सुनते ही टियानलिन के तो मानो खून में ही आग लग गई। वेल, ये वही लोग हैं जिन्होंने टियानलिन की किस्मत को पूरी तरह से बदल दिया। यहाँ पर आसमान में हम एक फॉर्म को अपीयर होता हुआ देख पाते हैं। ये टियानलिन का फ्यूचर फॉर्म है या कोई और, ये हमें फिलहाल तो बताया नहीं गया। अब ये सीन यही प्रकट होकर हम टियानलिन की नेट स्पिरिट को देख पाते हैं, जो कि रोमांटिक नॉवल पढ़कर फुल टू मजे ले रही थी। वहीं पर टियानलिन तो काफी ज्यादा परेशान था। वो कहता है कि हेवनली फेट पैलेस इतनी जल्दी अपीयर नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। मैंने जल्दी से खुद को प्रिपेयर करना चाहिए ताकि मैं उस पैलेस का मुकाबला कर पाऊँ। यहाँ पर टियानलिन ने तुरंत ही अपनी सभी सोल्स को समन कर लिया था। अरे अब वो अपनी 9 सोल्स की पावर अपनी बॉडी में ऐड करने लगा, जिसके चलते वहाँ पर डिवाइन पावर की काफी तेज फ्लक्चुएशंस रिलीज होने लगते हैं, जो देखते साथ ही नेट स्पिरिट काफी ज्यादा पैनिक होकर टियानलिन के पास पहुँच गई। वो टियानलिन की बॉडी को चेक करते हुए कहने लगी कि तुम तो पूरी तरह से ठीक हो, फिर तुम यूँ अचानक से सोल बर्निंग टेक्निक का यूज क्यों कर रहे हैं? मैंने तो पहले ही बताया था कि ये टेक्निक काफी ज्यादा खतरनाक है, आप इसका बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिस पर टियानलिन कहने लगा कि मैं तो बस फ्यूचर के लिए प्रिपेयर होना चाहता हूँ, मगर इनेट स्पिरिट उसे ऐसा करने से रोकने लगी। वो टियानलिन को याद दिलाती है कि पिछली बार इसी टेक्निक का यूज करके तुम बुरी तरह से घायल हुए थे। इनफैक्ट तुम्हारी वो पुरानी इंजरीज ही अभी तक हील नहीं हुई। अगर इस बार भी ये टेक्निक तुम पर बैकलैश कर गई फिर तो कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। तो टियानलिन उसे समझाता है कि तुम तो बेवजह ही परेशान हो रही। जल्दी लॉस्ट सिटी की सीक्रेट रॉल्म ओपन होने वाली है। मैंने सुना था कि ये रॉल्म अपने आप में एक नेचुरल इन स्प्रिंग है। इसकी एबिलिटी है डिवाइन सोल्स को इनहेंस करना। तो मैं लॉस्ट सिटी में जाकर अपनी सोल को पूरी तरह से रिस्टोर कर सकता हूँ। इतना ही नहीं, मेरी ये सोल बर्निंग टेक्निक अपने पिक पर पहुँच जाएगी। तो फिलहाल के लिए तुम बिल्कुल भी मेरी फिक्र मत करो, मैं पूरी तरह से सेफ हूँ। अब ये सीन यही प्रकट होकर हमें एक बड़ा ही शानदार पैलेस दिखाया गया। इस जगह को देखकर ये ऐसा फील हो रहा था कि यहाँ पर इन पावर का इन्फ्लुएंस है। साथ ही साथ हम इस पैलेस की लेडी को भी देख पाते, जो कि फिलहाल कल्टीवेशन में बिजी थी, और उतने में उसकी बेटी वहाँ पर पहुँच गई, जो कि काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। वो अपनी माँ से पूछने लगी कि मदर, क्या वाकई हमारे लॉस्ट सिटी के गेट्स अब ओपन होने वाले हैं? अगर ऐसा हुआ तो बाहर के लोग हमारे यहाँ पर आ पाएंगे। क्यों, सही कहा ना? तो उसकी मदर बड़े ही प्यार से उसे बताने लगी कि हाँ, जल्दी हमारे लॉस्ट सिटी के गेट ओपन होंगे। उस वक्त तुम ढेर सारे कल्टीवेटर्स से मिल पाओगी। जो सुनते साथ ही नियान काफी ज्यादा खुश हो गई। वो कहती, माँ आपने मुझे बताया था कि मेरा भाई आउटसाइड की दुनिया में है, तो क्या वो भी यहाँ पर आ पाएगा? तो नियान की मदर उसे समझाने लगी कि तुम्हें ऐसा लगता है कि बाहर की दुनिया काफी ज्यादा खूबसूरत है, मगर वहाँ के लोग इतने भी अच्छे नहीं जितना तुम इमेजिन करती हो। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम बाहर की दुनिया में जाना चाहती हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सही फैसला होगा। जिस पर नियान कहने लगी कि मैं तो बस आपको और आंट किन को जानती हूँ, आप दोनों के अलावा मेरे पास और कोई नहीं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं नए लोगों से मिल पाऊँ, उनसे बातें कर पाऊँ, और सबसे ज्यादा तो मैं अपने बड़े भाई से मिलने के लिए बेताब हूँ। नियान की बातें सुनकर उसकी मदर काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। वो समझ गई थी कि नियान का इस लॉस्ट सिटी में दिल नहीं लगता, इसलिए वो तुरंत ही अपनी जगह से उठ गई। वो नियान के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान थी, और फिर काफी कुछ सोचने के बाद वो नियान से कहने लगी कि हमारी सीक्रेट रॉल्म का मसला अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। मैं चाहती हूँ कि ये मैटर जल्दी से रिजॉल्व हो जाए, और तब तक मेरे ख्याल से तुम्हारा भाई भी यहाँ पर आ जाएगा। अगर सब सही रहा तो मैं तुम्हें परमिशन दूंगी कि तुम ये सीक्रेट रॉल्म छोड़कर जा सकती हो। मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए यही सही फैसला होगा। जब तक तुम बाहर की दुनिया खुद के आंखों से नहीं देखोगी
बताऊंगी तब तक तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होने वाला। वेल यहाँ पर ये पैलेस लेडी कौन से मसले के बारे में बात कर रही है ये हमें फिलहाल तो बताया नहीं गया, और साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने नियान के भाई का जिक्र किया था। हो सकता है कि टियानलिन का इन दोनों से कोई कनेक्शन हो। कुछ तो ऐसी वजह थी जो नियान की मदर नहीं चाहती कि नियान बाहर की दुनिया को देखे, मगर नियान की जिद के सामने उन्होंने हार मान ली। वो नियान से कहने लगी कि तुम आउटसाइड वर्ल्ड में जा सकती हो, लेकिन वहाँ पर तुम्हें खुद का पूरा ध्यान रखना होगा। वेल ये सुनते साथ ही नियान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वेल कैपिटल का ट्रेनिंग अरीना दिखाया गया, जहाँ पर वुल्फ नेशन का डॉन्ग टियानलिन के आमने सामने था। यहाँ पर डॉन्ग टियानलिन के साथ प्रैक्टिस करने में बिजी था। वो तुरंत ही अपनी फायर पावर का यूज करते हुए टियानलिन पर अटैक कर देता है। वहीं पर टियानलिन ने भी अपने मिस्टीरियस फायर का यूज करते हुए इसके अटैक को काउंटर कर दिया। यहाँ पर टियानलिन उसे बता रहा था कि डॉन्ग तुम्हारी टेक्निक काफी ज्यादा कमाल की है, लेकिन इसमें मुझे कुछ फ्लॉज भी नजर आए। ये भयानक तो है मगर इसके अंदर मुझे कोल्ड फोर्स भी महसूस हुई। अगर तुम इस कोल्ड फोर्स को काफी अच्छे से मैनेज कर लो तो ये तुम्हारी अल्टीमेट टेक्निक बन सकती है। इसका यूज करके तो तुम पावरफुल से पावरफुल कल्टीवेटर को भी आसानी से हरा पाओगे। जिस पर डोंगला उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगा कि ये हमारे फैमिली की इनहेरिटेड आर्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस आर्ट को देखकर मेरे भाई टियानलिन डिसअपॉइंट नहीं हुए। अब ये लोग बात ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पर इंपीरियल कैपिटल के जीनियस की एंट्री हो गई। लांगो ने वहाँ देखकर थोड़ी सी परेशान थी। वो कहती है कि आखिर ये जीनियस यहाँ पर क्या लेने आए, इन्हें तो हम ठीक से जानते भी नहीं और ना ही हमने इनके साथ कोई पंगे खड़े किए। दरअसल वो लोग यहाँ पर टियानलिन से मिलने आए थे। उसमें से एक बंदा कहने लगा कि अच्छा तो तुम हो ब्लड वुल्फ टियानलिन, मैंने तुम्हारे काफी ज्यादा चर्चे सुने हैं तो मैंने सोचा क्यों ना तुमसे मुलाकात की जाए। जिस पर टियानलिन कह रहा था कि बताओ तुम्हारा क्या काम है, मैं ऐसे ही किसी पर बेवजह वक्त जाया नहीं करता इसलिए जल्दी बको। जिस पर बंदा कह रहा था कि कल रात तुम्हारी हमारे दोस्त यानशाओ के साथ बैटल हुई थी जिसमें तुमने बड़ी ही ब्रूटली उसके स्पिरिट सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने इसके पीछे की वजह हमें बतानी चाहिए। जिस पर टियानलिन कह रहा था कि मेरे किसी भी एक्शन की कोई वजह नहीं होती और अगर मैं तुम्हें कोई रीजन भी दूं तो भी वो पॉइंटलेस होगा। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ तुम यहाँ पर मेरे से एक्सप्लेनेशन लेने तो नहीं आए, मेरे ख्याल से तुम यहाँ पर फाइट करने आए हो। अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो जरूर से मैं उसे पूरा करूंगा। यहाँ पर वुल्फ नेशन के डिसाइपल्स थोड़े से पैनिक हो गए क्योंकि वो जानते थे कि इंपीरियल कैपिटल के जीनियस काफी ज्यादा पावरफुल होंगे। साथ ही इंपीरियल कैपिटल का जीनियस भी टियानलिन की हिम्मत की दाद देने लगा। वो कह रहा था लड़के आग तो तुझ में बहुत है मगर थोड़ी देर में वो बुझ जाएगी। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मारने के लिए मुझे अपने हाथ गंदे करने पड़ेंगे। और फिर उसने अपने एक चमचे फान हुआ को हुक्म दिया कि जाओ जाकर इस टियानलिन को सबक सिखाओ। तो फान हुआ तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए टियानलिन को चैलेंज करता है। वो कह रहा था कि बस थोड़ी देर में तुम मेरे हाथों मारा जाएगा, तो अगर तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो अभी बता दे क्योंकि बाद में तुझे इसके लिए वक्त नहीं मिलने वाला। मगर टियानलिन इसका मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी डोंगलाय बीच में आ जाता है। वो टियानलिन से कह रहा था कि इसे आप मुझ पर छोड़ दो, मुझे इससे एक पुराना हिसाब वसूल करना है, तो ये मौका मैं हाथ से गंवाना नहीं चाहता। इसलिए टियानलिन ने भी डोंगलाय की बात मान ली। यहाँ पर फैन हुआ अपनी शैडो स्टेप टेक्निक का यूज करते हुए तुरंत ही आगे बढ़ने लगा। वो डोंगलाय से कह रहा था कि तू भी अपने इस मास्टर को बचा नहीं पाएगा, पहला तो मैं तेरा काम तमाम करूंगा और उसके बाद नंबर लगेगा टियानलिन का। और अब यहाँ पर इन दोनों की पावर्स में एक जोरदार क्लैश हो गया जिससे तो पूरा अरीना शेक हो रहा था। वेल यहाँ पर डोंगलाय ने फ्लेम नेदर गॉड पाम का यूज किया था। उसके पास काफी अजीब सी फ्लेम पावर थी जिसे देखते साथ ही फैन हुआ पीछे हट गया। वो तो काफी ज्यादा हैरान होकर डोंगलाय से पूछ रहा था कि आखिर तुम्हें ये फ्लेम नेदर गॉड पाम टेक्निक कैसे पता चली। यहाँ पर डोंगलाय उसे कोई जवाब नहीं देता, साथ ही साथ उसने अपनी पावर्स को भी रिलीज कर दिया जिसे देखते साथ ही वो बंदा समझ जाता है कि इस बंदे ने इमॉर्टल इन्फर्नो स्क्रिप्चर को प्रैक्टिस किया है और इसी वजह से इसे फ्लेम नेदर गॉड पाम का नॉलेज था। फन हुआ तो काफी ज्यादा हैरान होकर कहने लगा कि मेरी फैमिली ने तुम्हारे लिन फैमिली को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो फिर तुम जिंदा कैसे बच गए। कि हमेशा हर एक उम्मीद खत्म नहीं होती, शायद हेवन ने मुझे इसलिए जिंदा रखा ताकि मैं अपनी फैमिली का बदला ले पाऊँ। तुम्हारे फन फैमिली के एल्डर्स ने बेवजह हमारे पूरे क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया। हमारी लिन फैमिली के पास जितना भी इनहेरिटेंस था उस पर तुम लोगों ने कब्जा कर लिया, मगर आज मैं खून का कर्जा चुका दूंगा। और इतना कहते साथ ही डोंगलाय सीधे उस पर हमला करने के लिए रवाना हो गया। वहीं पर फन हुआ ने भी समय रहते अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए डोंगलाय के पंच को अपने पंच से काउंटर करना शुरू कर दिया। इन दोनों की पावर्स दोबारा से आपस में उलझ गई। हालांकि इस बार फन हुआ ने अपनी एक्सट्रीम पावर्स को यूज किया है।
जिसके चलते डोंगलाई के पंच का उस पर कोई खास असर नहीं हुआ। वो डोंगलाई से कहने लगा कि तेरी लिन फैमिली एक नंबर की लूजर थी। उनके पास कुछ ऐसे ट्रेजर्स थे जो उनकी औकात पर बिल्कुल भी सूट नहीं करते, इसलिए मेरी फान फैमिली ने तुम पर अटैक कर दिया। तेरी किस्मत अच्छी थी कि उस वक्त तो जिंदा बच गया, मगर कोई नहीं, आज मैं तुझे तेरी फैमिली से मिलवा दूंगा। यहाँ पर टियानलिन ने भी नोटिस किया कि फानहुआ की फ्लेम पावर काफी ज्यादा भयानक बन चुकी और डोंगलाई ने अभी तक फ्लेम नेदर गॉड पाम को ठीक से मास्टर नहीं किया था, इसलिए वो फानहुआ का मुकाबला नहीं कर पाएगा क्योंकि इन दोनों के दरमियान एक बहुत बड़ा गैप है। इनफैक्ट फानहुआ की फ्लेम भी डोंगलाई से काफी ज्यादा पावरफुल है। वहीं दूसरी तरफ डोंगलाई को फानहुआ की फ्लेम की वजह से तकलीफ हो रही थी और उसकी ऐसी हालत देखकर फानहुआ उसका मजाक उड़ाने लगा। वो कह रहा था कि तेरी लिन फैमिली की क्रिम्सन फ्लेम किसी काम की नहीं, तेरी ये क्रिम्सन फ्लेम कभी भी मेरे फान फैमिली के नेदर बोन फायर का मुकाबला नहीं कर सकती। और वाकई यहाँ पर फानहुआ बुरी तरह से घायल हो चुका था। फानहुआ की नेदर बोन फ्लेम उसे अंदर से बुरी तरह से डैमेज कर रही थी। यहाँ पर डोंगलाई काफी ज्यादा इमोशनल हो गया। वो अपने फादर को याद करते हुए कह रहा था कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं हमारी फैमिली का रिवेंज नहीं ले पाऊंगा, आपके बेटे ने आपको फेल कर दिया। यहाँ पर डोंगलाई बुरी तरह से घायल हो चुका था और उसी वक्त हमें उसकी माइंड स्पेस का सीन दिखाया जाता है। उसकी बॉडी में एक अजीब सी फायर बर्न हो रही थी जिसने डोंगलाई को हील करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ वो फायर फानहुआ की नेदर फ्लेम्स को भी डिस्ट्रॉय कर रही थी और फाइनली डोंगलाई अपनी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग फायर को रिलीज करते हुए खुद को पूरी तरह से रिकवर कर चुका। इधर फानहुआ काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि आखिर इस बंदे के पास ऐसी भयानक फ्लेम कहां से आ गई और फानहुआ को इसका जवाब दिया टियानलिन ने। वो फानहुआ से कह रहा था कि तुझे ऐसा लगता है कि तेरी नेदर फ्लेम सबसे ज्यादा पावरफुल है, उसके जैसी मिस्टिक फ्लेम कोई और हो ही नहीं सकती, मगर बस थोड़ी देर रुक जा और मैं तुझे दिखा दूंगा कि असली मिस्टिक फ्लेम होती कैसी है। यहाँ पर टियानलिन अपनी फ्लेम्स का यूज करते हुए डोंगलाई की बॉडी को हील कर रहा था। साथ ही उसने अपनी मिस्टिक फ्लेम को डोंगलाई के साथ शेयर किया ताकि ये बंदा फानहुआ को सबक सिखा पाए। और यही बात इंपीरियल कैपिटल के जीनियस को पसंद नहीं आती। वो टियानलिन पर भड़कते हुए कहने लगा कि तूने आखिर इस मुकाबले में इंटरफेयर करने की जरूरत कैसे दिखाई। और इतना कहते साथ ही उस बंदे ने सीधे जाकर टियानलिन पर छलांग लगा दी। वहीं पर टियानलिन अपनी क्यास सोर्ड का यूज करते हुए उस पर एक पावरफुल स्लैश रिलीज कर देता है, जिसके चलते वो बंदा तो सीधे मुंह के बल नीचे गिर गया। टियानलिन ने एक ही सेकंड में उसे उसकी औकात याद दिला दी। वो अपने साथियों को बता रहा था कि इस बंदे की मूव तो काफी ज्यादा तेज है और साथ ही साथ इसका अटैक भी भयानक था। और तब तक डोंगलाई भी पूरी तरह से खुद को रिकवर करते हुए अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर चुका। इस बार वो फानहुआ को सबक सिखाने के लिए तैयार था। उसकी बॉडी से हम बहुत ही भयानक फ्लेम्स को रिलीज होता हुआ देख पाते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर बहुत ही खतरनाक एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज होने लगे। डोंगलाई का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था और अब वो अपने फ्लेम नेदर गॉड पाम को एक्टिवेट कर देता है। इस बार वो अपनी पाम की असली पावर का शो ऑफ करेगा। इधर फानहुआ की तो इस पाम को देखकर ही फटके 4 हो गई। उसे तो इस पाम अटैक को काउंटर करने का मौका भी नहीं मिला था और देखते ही देखते उसकी पूरी बॉडी में आग लग गई। वो बंदा तो चाहकर भी इस आग को बुझा नहीं सकता था, इसीलिए वो बुरी तरह से तड़पती हुई चिल्ला चिल्लाकर अपने दोस्तों से मदद मांगने लगा। इधर उसके दोस्त भी काफी ज्यादा पैनिक हो गए। वो तो यहाँ आए थे टियानलिन की पिटाई करने, लेकिन टियानलिन ने इन्हें काफी अच्छे से जलील कर दिया। अब वो तीनों बंदे अपनी अपनी पावर्स का यूज करते हुए फानहुआ की उस आग को बुझाने लगे, लेकिन डोंगलाई के फ्लेम्स ने तुरंत इनकी एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये लोग चाहकर भी इस आग को बुझा नहीं सकते थे। वो कहने लगे कि ये फायर तो काफी ज्यादा ईवल है, हमारी एनर्जी बिल्कुल भी इस पर काम नहीं कर रही। और उतने में टियानलिन ने उनसे सवाल पूछा कि बताओ क्या तुम अभी भी मेरे साथ फाइट करना चाहते हो? जिस पर वो जीनियस कहने लगा कि टियानलिन मैं मान गया, तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो और फिलहाल के लिए मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं करना चाहता, मगर आज न कल जरूर से हमारा आमना सामना होगा। और इतना कहते साथ ही वो बंदा वहाँ से रवाना हो गया। साथ ही उसके दोस्त भी फानहुआ को उठाकर वहाँ से रवाना हो गए। यहाँ पर डोंगलाई ने फ्लेम नेदर गॉड पाम का यूज किया था, जिसके चलते वो भी घायल हो गया, मगर आज वो टियानलिन की वजह से ही जिंदा बचा था, इसलिए डोंगलाई उसका शुक्रिया अदा करने लगा। वो कह रहा था बड़े भाई अगर आज मैं जिंदा हूँ तो वो सिर्फ आपकी वजह से, अगर आगे चलकर आपको मेरी कभी भी जरूरत पड़े तो मैं आपके लिए अपनी जान दे दूंगा। जिस पर टियानलिन कह रहा था कि मैं कभी भी अपने दोस्तों को मरता हुआ नहीं देख सकता। खैर मैं चाहता हूँ कि तुम अब आराम करो और अपनी रिकवरी पर ध्यान दो, क्योंकि बहुत ही जल्द एक फियर्स बैटल होने वाली है और मैं चाहता हूँ कि तब तक तुम खुद को पूरी तरह से रिकवर्ड कर लो। अब हमें थोड़ी देर बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर टियानलिन और युनफे मार्केट में टाइम स्पेंड कर रहे थे। तभी युनफे उससे कहने लगी कि उस दिन आपने मुझे हील किया और मैं आपका शुक्रिया भी अदा नहीं कर पाई।
भला अपने सेवियर से ऐसा रूड बिहेवियर कौन करता है? जिस पर टियानलिन कह रहा था, मिस आप तो कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, आपको हील करना तो मेरा फर्ज था। और उतने में युनफे ने उसके सामने एक ट्रेजर का बॉक्स ओपन कर लिया। उसके अंदर वही क्योस जेड रिंग्स थी जो कि पहले भी युनफे के मास्टर ने टियानलिन को गिफ्ट करने की कोशिश की थी, मगर उस रात टियानलिन ने मास्टर हान से ये गिफ्ट नहीं लिया था। यहाँ पर टियानलिन उससे कहने लगा कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मास्टर ने ये तोहफा देने के लिए बताया है, शायद वो अच्छे से जानते हैं कि मैं आपको बिल्कुल भी मना नहीं कर पाऊंगा। और फिर टियानलिन ने उन जेड रिंग्स को एक्सेप्ट कर लिया। साथ ही युनफे उससे कहने लगी कि आप हमेशा मुझे मिस बुलाते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मुझे मेरे नाम से पुकारो। तो टियानलिन भी उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद ये लोग तुरंत ही पवेलियन की तरफ रवाना हो गए। वेल यहाँ पर हम देख पाते हैं कि इंपीरियल कैपिटल के जीनियस ने इन पर नजर रखी हुई थी। वो कहते हैं कि आखिर युनफे इस टियानलिन के साथ घूमने क्यों आई है? इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये काफी ज्यादा क्लोज होंगे। जिस पर उनका साथी बताने लगा कि कुछ दिनों पहले मुझे एक खबर मिली थी, मुझे पता चला कि ये टियानलिन काफी देर तक युनफे के बेडरूम में था। इनफैक्ट वो पूरे 4 घंटों तक युनफे के कमरे से बाहर ही नहीं आया। अब तुम लोग बताओ, एक बंदा किसी लड़की की बेडरूम में क्यों जाएगा? जिस पर उनका साथी कहने लगा कि अरे बाप रे, फिर तो ये बात कंफर्म है कि टियानलिन और इस युनफे का चक्कर चल रहा। जिसके बाद वो बड़ी नोटी से इशारे करते हुए कहने लगा कि मेरे ख्याल से इन दोनों ने सारी हदें तोड़ दी होगी। वैसे तो इतने सालों से युनफे को कोई क्लेम नहीं कर पाया, मगर इस बंदे ने तो बड़ी तेज रफ्तार के साथ अपने सारे कामों को अंजाम दे दिया। वेल आज ये लोग यहाँ पर टियानलिन पर हमला करने आए थे, मगर वो टियानलिन और युनफे के रोमांटिक पलों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, इसीलिए उन्होंने फैसला लिया कि लॉस्ट सिटी जाने के बाद ही वो टियानलिन को सबक सिखाएंगे। जिसके बाद वो तीनों वहाँ से रवाना हो गए। इधर टियानलिन ऑलरेडी जानता था कि ये लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, यानी कि वो लोग टियानलिन पर अटैक भी कर दे तो भी वो उसके लिए तैयार था। और अब हमें सीधे अगले दिन की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर इंपीरियल कैपिटल के ट्रायल एरिना में ढेर सारे डिसाइपल्स पहुंच चुके थे। आज इसी एरिना में लॉस्ट सिटी की ट्रायल्स को परफॉर्म किया जाएगा और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कई सारे पावरफुल कल्टिवेटर्स भी वहाँ पर आ चुके थे। उतने में युनफे टियानलिन को लेकर वहाँ पर आ जाती है। वो टियानलिन को बता रही थी कि ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में टोटल 8 डोमेन्स हैं, तो उन सभी 8 डोमेन्स के पावरफुल कल्टिवेटर्स यहाँ पर पहुंच चुके होंगे। ये सभी कल्टिवेटर्स लॉस्ट सिटी जाने के लिए बेकरार हैं, इसलिए आज की ये ट्रायल काफी ज्यादा भयानक होगी। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें टियानलिन पहले से ही जानता था। वो अपनी प्रीवियस लाइफ में ऑलरेडी इन लोगों से मिल चुका है, जिनमें से हमें कुछ लोगों के नाम बताए जाते हैं। उनमें है बाइयो, टियानियो और यांग। यहाँ पर पिंगजान नाम के बंदे को देखकर टियानलिन काफी ज्यादा गुस्सा हो गया, क्योंकि पास्ट लाइफ में इसी बंदे की वजह से टियानलिन का ईस्टर्न कॉन्टिनेंट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। इस पिंगजान ने ही पहले चिंगारी भड़काई और फिर तबाही की शुरुआत हुई थी। और उतने में आसमान से एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी एरिना पर हिट होने लगी। इस इम्पैक्ट से रिलीज होने वाली ऑरा भी काफी ज्यादा डोमिनेटिंग थी, जिससे तो इंपीरियल कैपिटल के जीनियस को भी तकलीफ होने लगी। और अब यहाँ पर हम उस कल्टिवेटर को देख पाते हैं जिसने इतनी शानदार एंट्री की थी। वेल इसका नाम है शांगवांग युन। वेल कई सारी लड़कियां इस यंग मास्टर को पसंद करती थी, क्योंकि ये बंदा शांगवांग होली क्लैन का एक टियरलेस जीनियस है जिसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। कई सारे डिसाइपल्स को शांगवांग युन के वहाँ आने की वजह से काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उसके यहाँ आने की वजह से उन लोगों के जीतने के चांसेस कम हो चुके हैं। वहीं पर टियानलिन भी इस बंदे को पहले से ही जानता था। वो दिल ही दिल में कहने लगा कि शांगवांग युन तो जरा भी नहीं बदला, ये तो पहले जैसा ही एरोगेंट है। इधर शांगवांग युन मेहमानों के डाइस पर पहुंच चुका था। वहाँ मौजूद बंदा तुरंत ही उसे वेलकम करते हुए उसकी जगह बताने लगा, लेकिन शांगवांग युन वहाँ पर बैठना नहीं चाहता। वो कहने लगा कि तुम जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ, मेरी सीट तो मैं ढूंढूंगा। जिसके बाद वो पिंगजान से कहने लगा कि तुम्हारी जगह मुझे काफी ज्यादा पसंद आई, तो चलो जल्दी से अपनी सीट को खाली कर दो, मैं वहीं पर बैठना चाहूंगा। अब अगर बात पिंगजान की जाए तो वो भी एक नंबर का कमीना है। वो भला शांगवांग युन को अपनी जगह क्यों देगा? वो कह रहा था बच्चे क्या तू जानता भी है मैं कौन हूँ? जिस पर शांगवांग कह रहा था कि तेरे जैसों को तो पहचानने में मैं जरा भी गलती नहीं करता, तू तो बस एक मामूली सा पालतू कुत्ता है। जहाँ तक मैं जानता हूँ गोल्डन रॉक एम्पायर की रॉयल फैमिली हाफ बीस्ट के डिसेंडेंट्स हैं। तुम्हारी रगों में वैसे भी जानवरों का खून बहता, तो इसी वजह से तुम्हें कुत्ता बुलाने में कोई हर्ज नहीं। शांगवांग के ताने सुनकर तो पिंगजान अब काफी ज्यादा भड़क चुका था। वो कह रहा था शांगवांग यहाँ पर 8 डोमेन्स के पावरफुल कल्टिवेटर्स आ चुके हैं, इसलिए तुम इनके सामने खुद को जलील मत करो। अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो पूरे कॉन्टिनेंट में तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचने वाले। जिस पर शांगवांग कह रहा था कि धमकियाँ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, अगर तुझ में जरा भी दम है तो मेरे साथ फाइट कर। जो सुनते
साथ ही पेंगजान ने तुरंत ही अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए गोल्डन विंग्स को समन कर लिया। उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर रिलीज हो रही थी, जिसका यूज करते हुए वो पूरे अरीना को डोमिनेट करने लगा। वहीं पर शांगो यांग युन ने भी अपनी तलवार को बाहर निकाल लिया। वो कह रहा था पेंगजान चल दिखा दे तुझमें कितना दम है। अब इन दोनों की फाइट शुरू हो पाई उससे पहले ही वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग डाओ इंटेंट रिलीज होने लगा। सभी कल्टीवेटर्स कहने लगे कि यहाँ पर तो कोई डाओ रेल्म का एक्सपर्ट आ चुका है। पर लॉस्ट सिटी की मास्टर पहुंच चुकी थी। यहाँ मौजूद हर एक बंदा उसकी खूबसूरती की तारीफें करने लगा। वहीं पर टियानलिन अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सोच रहा था। वो सोचता है कि जब प्रीवियस लाइफ में मैं लॉस्ट सिटी गया था उस वक्त तो वहाँ की सिटी लॉर्ड काफी सालों से मिसिंग थी, मगर इस बार सिचुएशन थोड़ी अलग है। मुझे तो लगा ही नहीं था कि मैं कभी भी इस सिटी लॉर्ड से मिल पाऊंगा, लेकिन इस बार किस्मत ने मेरा साथ दिया। और उतने में लॉस्ट सिटी की मास्टर ने टियानलिन को एक इल्यूजन में ट्रैप कर लिया। यहाँ पर कोई भी इन दोनों की बातें सुन नहीं सकता था। यहाँ पर लॉस्ट सिटी की मास्टर को ऐसा फील हो रहा था कि वो इस बंदे को पहले से ही जानती है। और उतने में टियानलिन उसे अपना नाम ब्लड वुल्फ बताकर तुरंत ही ग्रीट करने लगा। तो मास्टर धीरे धीरे करते हुए टियानलिन की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगी कि मैं जानती हूँ ब्लड वुल्फ तुम्हारा असली नाम नहीं हो सकता, मैं तुम्हारा रियल नेम जानना चाहती हूँ। यहाँ पर टियानलिन जानता था कि ये मास्टर उसके लिए कोई थ्रेट नहीं बन सकती, इसलिए उसने भी तुरंत ही अपना नाम मास्टर को बता दिया। और अब उसका नाम जानते साथ ही उस मास्टर ने तुरंत ही उस इल्यूजन को ब्रेक कर दिया। टियानलिन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लॉस्ट सिटी की मास्टर उसमें इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही। और अब उस मास्टर ने पेंगजान और शांगो यांग युन की तरफ अपना रुख मोड़ दिया, क्योंकि थोड़ी देर पहले ये लोग फाइट करने के मूड में थे। उन दोनों से कह रही थी कि मुझे शोर शराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्या अब भी तुम दोनों आपस में फाइट करना चाहते हो? जो सुनते साथ ही वो दोनों तुरंत ही उसके सामने माफी मांगते हैं। वो कह रहे थे कि आपके हुक्म की नाफरमानी हम कभी भी नहीं कर सकते, प्लीज हमारी इस आखिरी गलती को नजरअंदाज कीजिए। जो सुनते साथ ही मास्टर लॉस्ट सिटी के रूल सबको बताने लगी। वो कह रही थी कि लॉस्ट सिटी एक बहुत ही मिस्टीरियस सीक्रेट रेल्म है, वहाँ जाने के बाद तुम्हें दो बातें हमेशा याद रखनी होगी। और इतना कहते साथ ही उन्होंने लॉस्ट सिटी का पोर्टल वहाँ पर ओपन कर दिया। वो बता रही थी कि सीक्रेट रेल्म में एक आइस स्प्रिंग है जो कि एट द सेम टाइम 7 लोगों को ही होल्ड कर सकती। वहाँ पर 8वां पर्सन बिल्कुल भी जा नहीं पाएगा, इसलिए तुम में से सबसे पहले जो भी 7 लोग वहाँ पर जाएंगे उन्हें ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसलिए सीक्रेट रेल्म में जाते ही तुमने आइस स्प्रिंग कहाँ पर है उसे ढूंढना चाहिए, ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। इसके अलावा तुम्हें एक और बात अपने दिमाग में रखनी होगी, सीक्रेट रेल्म में जाने के बाद तुम अपनी स्पिरिचुअल पावर को जितना भी यूज करोगे वो नेचुरली रिकवर नहीं होगी। यानी कि अगर तुमने गलती से भी अपनी स्पिरिचुअल पावर को किसी पर यूज किया तो तुम उसकी भरपाई नहीं कर सकते, और फिर हो सकता है कि तुम किसी और का शिकार बन जाओ। इसलिए जरूरत पड़ने पर ही स्पिरिचुअल पावर का यूज करो, बेवजह की फाइट करने से तुम बस खुद का ही नुकसान करोगे। जिस पर शांगो यांग युन कहने लगा कि यहाँ पर तो लूजर्स की फौज है, ये लोग चाहकर भी कभी भी आइस स्प्रिंग के पास पहुँच नहीं पाएंगे। और इतना कहते साथ ही वो सभी जीनियस लॉस्ट सिटी के बैरियर की तरफ रवाना हो गए। यहाँ पर बस कुछ ही सेकंड्स में सारा अरीना खाली हो गया। हालांकि टियानलिन और युनफे को किसी बात की जल्दी नहीं थी। युनफे उसे बता रही थी कि हो सकता है कि हम अलग अलग दिशा में टेलीपोर्ट हो जाएं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि सीक्रेट रेल्म में हमारी मुलाकात जरूर होगी। जिसके बाद ये दोनों भी उस पोर्टल के अंदर दाखिल हो गए। और जैसा कि युनफे ने प्रेडिक्ट किया था, टियानलिन काफी अलग से हिस्से में टेलीपोर्ट हो गया। उतने में ही टियानलिन की इनेट स्पिरिट उससे बात करने के लिए बाहर आ जाती है। वो कहने लगी मास्टर यहाँ पर तो ढेर सारे कल्टीवेटर्स होने चाहिए थे, मगर मुझे तो उनमें से एक भी बंदा नजर नहीं आ रहा। जिस पर टियानलिन जवाब देते हुए बताने लगा कि उस पोर्टल ने हमें अलग अलग दिशाओं में टेलीपोर्ट कर दिया। साथ ही साथ यहाँ फैली हुई मिस्ट भी काफी ज्यादा स्पेशल है, ये हमारे डिवाइन सेंसेस को ब्लॉक कर सकती। और उतने में टियानलिन का यंग ड्रैगन स्टोरेज बैग में से बाहर आ गया। उसे देखते साथ ही इनेट स्पिरिट बताने लगी कि ये ड्रैगन तो किसी काम का नहीं, जब खाने पीने की चीजें मौजूद हो तभी ये बाहर आता। अब आप बस देखते जाओ कि कैसे 1 बाय 1 सीक्रेट रेल्म के हर एक ट्रेजर पर कब्जा करेगा। लेकिन यंग ड्रैगन को तो इनेट स्पिरिट के तानों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो तो बड़ी मजे से हवा में शोर कर रहा था। वहीं पर इनेट स्पिरिट देखती है कि इस ड्रैगन की पावर तो पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो टियानलिन को बताने लगी कि मास्टर पिछली बार आपने जो इसे एलिक्सर खिलाए थे उसका इसने काफी अच्छे से इस्तेमाल किया, देखो इस ड्रैगन ने ब्रेक थ्रू कर लिया है। और उतने में यंग ड्रैगन उसके पास आकर उसे मुंह टेढ़ा करके दिखाने लगा। वेल इस ड्रैगन और इनेट स्पिरिट की आपस में जरा भी नहीं जमती, मगर टियानलिन खुश था कि उसका ड्रैगन सही वक्त पर बाहर आ गया। उसका लाड़ करते हुए कहने लगा कि तुमने तो एकदम सही टाइम पर एंट्री मारी।
ये सीक्रेट रूम इतनी ज्यादा मिस्टीरियस है कि यहाँ पर मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। और अब हमें सीक्रेट रूम का एक एंशिएंट दरख्त दिखाया गया जिस पर कई सारे फ्रूट्स लगे थे। वेल, उस ट्री पर हम इंपीरियल कैपिटल के 3 जीनियस को देख पाते हैं। ये वही लोग हैं जो टियानलिन को मारना चाहते थे। उनमें से एक बंदा कहने लगा कि हमारी किस्मत अच्छी थी जो हमें आइस स्पिरिट फ्रूट मिल गए। पहला तो मुझे लगा था हम रास्ता भटक गए, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा काफी अच्छे से फायदा हो गया। तभी उसका साथी उसे बताने लगा कि ये जगह शापित है। अगर यहाँ पर तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर लूज हो गई तो फिर वो नेचुरली रिकवर नहीं हो सकती, यानी कि हम किसी भी ओपोनेंट का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अपनी स्पिरिचुअल पावर को बचा के रखना होगा। हालांकि हम इन आइस स्पिरिट फ्रूट का यूज करके काफी तेजी के साथ ट्रैवल कर सकते हैं और इसके लिए हमें अपनी स्पिरिचुअल पावर को भी जाया नहीं करना पड़ेगा। अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो हम ही वो पहले कल्टीवेटर्स होंगे जिन्होंने आइस स्प्रिंग को विजिट किया। हमारे अलावा कोई और जीनियस वहाँ पहले नहीं जाना चाहिए, तभी जाकर तो हमें आइस स्प्रिंग के काफी अच्छे अच्छे रिसोर्सेज मिल सकते हैं। और इतना कहते साथ ही वो बंदा जोर जोर से हंसने लगा, जिस पर उसका साथी कहने लगा कि खुशियाँ बाद में मना लेना, पहला इन फ्रूट्स को कलेक्ट करो। तो वो लोग फटाफट से उन फ्रूट्स को पिक करने लगे, मगर तभी उन लोगों ने नोटिस किया कि पेड़ से अचानक से फ्रूट गायब हो रहे हैं। दरअसल ये काम किया था टियानलिन के यंग ड्रैगन ने। उसने बड़ी तेजी के साथ उन सभी फ्रूट्स को चट कर लिया था और ये देखते साथ ही वो जीनियस उस पर काफी ज्यादा भड़क गए। वो कहने लगे कि इस अजीब से बीस्ट ने हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, इसे तो अब हम बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और इतना कहते साथ ही उन तीनों ने मिलकर ड्रैगन पर अटैक करना शुरू कर दिए। मगर यंग ड्रैगन तो काफी ज्यादा फुर्तीला था, वो यहाँ से वहाँ मुँह होते हुए उनके सारे अटैक को डच करने लगा। साथ ही साथ उन लोगों को अपनी जुबान दिखाकर और भी ज्यादा गुस्सा दिला रहा था। वो लोग कहते हैं कि इस बीस्ट ने हमसे हमारा सुनहरा मौका छीन लिया, अगर इसे जिंदा छोड़ दिया तो ये बाकी के सारे फ्रूट्स को खा लेगा। इसलिए वो तीनों भी गुस्से में आकर तुरंत ही ड्रैगन का पीछा करने लगे। इन्होंने देखा कि वो ड्रैगन तो मिस्ट में कहीं पर गायब हुआ है और तभी इन पर एक स्वॉर्ड से अटैक हो गया। लेकिन ये हमला तो बस उन्हें डराने के लिए किया गया था। उतने में ही टियानलिन उनके सामने अपीयर हो गया। उसे देखते साथ ही वो तीनों लोग काफी ज्यादा हैरान थे। वहीं पर टियानलिन उनसे कहने लगा कि दोस्तों, तुमसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। मुझे तो लगा ही नहीं था कि सीक्रेट रूम में आते ही मेरी तुम लोगों के साथ मुलाकात होगी। जिस पर वो लोग कहने लगे कि तुम हमारे साथ दोस्ती करने की सोचना भी मत। पिछली बार तुमने अपनी सीक्रेट फ्लेम्स का यूज करते हुए हमारे एक साथी को बुरी तरह से घायल कर दिया था, उसका बदला लेना अभी भी बाकी है। आज तो हम सूद के साथ साथ ब्याज भी वसूल करेंगे। मगर ये तीनों टियानलिन पर हमला कर पाए इससे पहले वहाँ पर कुछ और कल्टीवेटर्स पहुँच जाते हैं। वो जीनियस तुरंत ही समझ गए कि ये तो नॉर्दर्न यिन डायनेस्टी के कल्टीवेटर्स हैं। तब तक वहाँ पर एक दूसरा ग्रुप भी आ चुका था जो कि यिनयांग पवेलियन से बिलोंग करते हैं। उतने में ही नॉर्दर्न यिन डायनेस्टी के बंदे इन लोगों से कहने लगी कि चलो जल्दी से वो आइस स्पिरिट फ्रूट हमारे हवाले कर दो। मैं जानती हूँ इस पेड़ पर जितने भी मैच्योर फ्रूट्स थे वो सभी तुम लोगों ने कलेक्ट किए, तो चलो जल्दी से उन्हें सरेंडर करो। मगर ये तीनों तो डर के मारे तुरंत ही वहाँ से भागने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि इन डायनेस्टी के लोग काफी ज्यादा पावरफुल हैं। मगर तब तक इन डायनेस्टी के बंदी ने अपने चमचों को उन्हें पकड़ने का काम दिया। वहीं दूसरी तरफ यिनयांग पवेलियन के लोग टियानलिन को चारों ओर से घेर लेते हैं। टियानलिन ने देखा कि ये सभी लोग स्पिरिट सी realm के पिक पर पहुंच चुके हैं, यानी कि काफी ज्यादा पावरफुल थे। वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि ये लोग बिना फाइट के तो मुझे यहाँ से जाने नहीं देंगे, और अगर मैं इनका मुकाबला भी करूँ तो इतने सारे लोगों को निपटने के लिए मुझे ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर की जरूरत पड़ेगी। और जब तक मैं इस सीक्रेट realm में हूँ तब तक तो मेरी पावर रिकवर भी नहीं हो सकती। इधर इन तीनों को भी चारों ओर से घेर लिया गया। अब तो उनके पास फाइट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो तीनों तुरंत ही अपने ओपोनेंट्स पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगे। जो देखते साथ ही यिनयांग पवेलियन का बंदा उनका मजाक उड़ा रहा था। वो उन पर अटैक रिलीज करते हुए कहने लगा कि तुम्हारी जैसी छोटी मछलियाँ तो बस हमारे जैसे कल्टीवेटर्स का खाना बन सकती। तुम्हें क्या लगा तुम मेरे बंदों को हरा पाओगे? इधर एक जीनियस ने छलांग लगाते हुए तुरंत ही उस बंदे के अटैक को काउंटर कर लिया। मगर तब तक उस यंग मास्टर के सर्वेंट ने इस बंदे पर हमला कर दिया और उसकी एक ही स्ट्राइक में उस बंदे का हाथ कट जाता है, जिसके चलते वो बुरी तरह से तड़पने लगा। उसने तो इमेजिन भी नहीं किया था कि सीक्रेट realm का ये दौरा उसके लिए इतना ज्यादा महंगा पड़ेगा। उतने में ही नॉर्दर्न यिन डायनेस्टी की बंदी ने आकर तुरंत ही उसका खात्मा कर दिया। वो कह रही थी कि मैंने इसे मारकर इस पर ही एहसान किया है, वैसे भी कल्टीवेशन की दुनिया में बस इसे लूजर ही समझा जाता। अब अपने दोस्त को यूं मरता हुआ देखकर वो बंदा काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वो समझ गया कि उसके ओपोनेंट तो हद से ज्यादा ब्रूटल है, और अगर उसने जल्दी से इनकी बात नहीं मानी तो वो भी सीधे अपने दोस्त के पास पहुंच जाएगा। इसलिए वो डर के मारे उसने कलेक्ट किए हुए आइस स्पिरिट फ्रूट तुरंत ही उस बंदी के हवाले कर देता है।
जो देखो बंदी कहने लगी कि अगर तुम पहले ये फ्रूट हमारे हवाले करते तो शायद तुम्हारा दोस्त जिंदा रहता। चलो ये तो अच्छा है कि देर से ही सही, लेकिन तुम लोगों को अकल आ गई। तो अब इंपीरियल कैपिटल का दूसरा बंदा भी अपने सारे फ्रूट इनियांग पवेलियन के मास्टर के हवाले कर देता है, मगर उस बंदे ने तो सीधे उसके सीने पर लात मार दी। वो कह रहा था कि बस तुम्हारे पास तो 2-3 ही फ्रूट्स थे, चलो जल्दी बताओ बाकी के फ्रूट्स कहाँ पर हैं, वरना तुम्हें भी तुम्हारे दोस्त के पास पहुँचा दूंगा। तो उस बंदे का दोस्त बताने लगा कि हमारे पास जितने भी फ्रूट्स थे वो सब हमने तुम्हारे हवाले कर दिए। जब हमने फ्रूट्स को हासिल करने की कोशिश की तब इस बंदे के स्पिरिचुअल बीस्ट ने वो सारे फ्रूट वहाँ से गायब कर लिए। जो सुनते साथ ही नॉर्दर्न डायनेस्टी की बंदी टियानलिन से कहने लगी कि लड़के, मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर को बिल्कुल भी जाया करना नहीं चाहती। देखो, बाद में सरेंडर करने से बेहतर है तुम अभी मेरी बात मान जाओ। चलो जल्दी से वो आइस स्पिरिट फ्रूट हमारे हवाले करो। जिस पर टियानलिन कह रहा था कि भला मैं अपने फ्रूट्स तुम्हारे हवाले क्यों करूं? वो तो मेरे स्पिरिचुअल बीस्ट ने हासिल किए थे। तुम लोग यहाँ पर देर से आए, ये तो तुम्हारी ही गलती है। जो सुनकर इनियांग पवेलियन का यंग मास्टर कह रहा था कि तुम फ्लेम क्लाउड नेशन के एक मामूली से लूजर हो। तुम्हें क्या लगता है तुम हमारे जैसे जीनियस का मुकाबला कर पाओगे? तो चलो फिर जल्दी से वो सारे फ्रूट्स मेरे हवाले कर दो, वरना मुझे मजबूर होकर तुम्हें मारना पड़ेगा। जो सुनते साथ ही टियानलिन ने तुरंत ही अपने आइस स्पिरिट फ्रूट्स को समन कर लिया। अब इतने सारे फ्रूट्स देखकर उन लोगों को तो ये लग रहा था कि उनकी तो लॉटरी लग गई, लेकिन टियानलिन ने वो सारे फ्रूट्स अपने ड्रैगन के सामने पेश किए। वो उससे कह रहा था कि चलो जल्दी से अपना पेट भर लो। अब ये सुनते साथ ही ड्रैगन ने फटाफट से उन सारे फ्रूट्स को कंज्यूम कर लिया। इतना ही नहीं, वो सारे फ्रूट खत्म करने के बाद वो ड्रैगन काफी जोरों से डकार दे रहा था। जो सुनते साथ ही उन कल्टीवेटर्स को गुस्सा आ गया। यंग मास्टर कह रहा था कि तूने गलत बंदे से पंगा लिया है, और इतना कहते साथ ही उसने अपने चमचों को टियानलिन को खत्म करने का हुक्म दिया। अब वो लोग टियानलिन पर छलांग लगा ही चुके थे कि उतने में टियानलिन ने अपने क्योस सोर्ड से जमीन पर हिट कर दिया। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लक्चुएशन रिलीज होने लगा, जो कि इन सभी लोगों को पीछे पुश कर देता है। इधर टियानलिन अपनी सोर्ड को घुमाते हुए इन लोगों से कहने लगा कि अभी भी वक्त है, मेरे रास्ते से हट जाओ, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उतने में ही नॉर्दर्न डायनेस्टी की बंदी कहने लगी कि इस लड़के के पास तो एम्परर फिजिक बॉडी है, साथ ही साथ मुझे इसका सोड डाउ इंटेंट भी काफी ज्यादा पसंद आया, मगर ये अफसोस की बात है कि कल्टीवेशन की हायर लेवल पर अभी तक पहुंचा ही नहीं, वरना तो ये बंदा हमें काफी तगड़ी टक्कर देता। और अब उन दोनों कल्टीवेटर्स ने टियानलिन के साथ फाइट करने के लिए अपनी रन पावर को एक्टिवेट कर लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने चमचों को भी टियानलिन पर दोबारा से हमला करने के लिए भेज दिया था। वो कहने लगे कि इस बंदे के साथ साथ इसकी छिपकली को भी खत्म कर देना, वो भी जिंदा नहीं रहनी चाहिए। यहाँ पर टियानलिन एकदम रिलैक्स था, मगर उतने में वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होकर एक बंदी की एंट्री हो गई। उसने तो आते ही अपनी पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए इन सभी चमचों को नीचे पटक दिया। इन डायनेस्टी की बंदी उससे पूछने लगी कि बताओ तुम कौन हो और हमारे मसले में इंटरफेयर क्यों कर रही। उतने में ही उस मास्क वाली मिस्टीरियस बंदी की कंपेनियन भी वहाँ पर पहुँच जाती है। वो कह रही थी कि हम दोनों भी टाइन होली लैंड से बिलोंग करते हैं। टाइन होली लैंड का नाम सुनते ही सभी कल्टीवेटर्स थोड़े से पैनिक हो गए। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि होली लैंड के डिसाइपल लॉस्ट सिटी में क्यों आए होंगे। इनफैक्ट टियानलिन भी इस बात को लेकर थोड़ा सा हैरान था। वहीं पर इनियांग पवेलियन का यंग मास्टर उस बंदी से कहने लगा कि जल्दी से साइड में हट जाओ, इस बंदे ने हमारे स्पिरिट आइस फ्रूट पर कब्जा किया था, तो हम उससे जरूर से वापस लेंगे। और उतने में टाइन होली लैंड की बंदी को अचानक से ही तकलीफ होने लगी। दरअसल उसने थोड़ी देर पहले जिस पावर का यूज किया था ये उसी का बैकलैश था। और उतने में टियानलिन उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगा कि यहाँ से आगे का मैं संभाल लूंगा। टियानलिन आगे बढ़ते हुए अपने यंग ड्रैगन से पूछ रहा था कि बताओ क्या तुमने उन फ्रूट्स को हजम कर लिया? अगर डाइजेशन पूरा हो चुका हो तो क्यों ना काम पर लग जाओ। जो सुनते साथ ही यंग ड्रैगन की बॉडी अचानक से ही ग्लो करने लगी। सभी लोगों को लग रहा था कि ये ड्रैगन हम पर अटैक कर देगा, मगर उसने तो अपने मुंह से बस पत्थर ही बाहर फेंक दिए। उसने जिन आइस स्पिरिट फ्रूट को खाया था ये उसके बीज थे, जो देखते साथ ही वो सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। वो कह रहे थे लड़के तुम्हारा ड्रैगन तो किसी काम का नहीं, तुमने इसे पावर रिलीज करने के लिए बोला और इसने रिलीज की गुठलियाँ, तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता। इनफैक्ट उनकी बातें सुनकर तो टियानलिन को भी हंसी आने लगी। और उतने में ही ट्रू ड्रैगन ने अपनी पावरफुल एनर्जी से एक जोरदार एक्सप्लोजन कर दिया। उस पावरफुल एनर्जी से तो कुछ कल्टीवेटर सीधे वहाँ से फ्लाई करने लगे और बाकी सभी लोगों को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। और अब यहाँ पर हम यंग ड्रैगन को अपने असली फॉर्म में आता हुआ देख पाते हैं। उसकी बॉडी से एक डिवाइन पावर रिलीज हो रही थी, जिसे लोग छिपकली बोल रहे थे। वो तो ट्रू ड्रैगन्स का वंशज है। तो अब ये ड्रैगन उन्हें सबक सिखाएगा और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।